नमस्ते, आप सभी फिट एंड फाइन होंगे ऐसी आशा के साथ द नैरेटिव की इस खास पॉडकास्ट सीरीज कम्युनिस्ट आतंकवाद अंडरस्टैंडिंग स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ माओइस्ट वॉर अगेंस्ट भारत के पहले एपिसोड में मैं ऐश्वर्य पुरोहित आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले महीने एक काम के सिलसिले में मैं मनमाड़ गया था। वापसी के समय पुष्पक एक्सप्रेस के S4 कोच में मेरा रिजर्वेशन था। शाम के तकरीबन 5:15 बजे एक सज्जन खंडवा से चढ़े। उनकी उम्र लगभग 45-50 की रही होगी। जनरल के टिकट पर वे चढ़े थे, पर खाली जगह देखकर मेरे बगल की सीट पर ही बैठने की इच्छा उन्होंने जताई। सीट खाली थी तो मैंने भी बैठ जाने का इशारा कर। और एक बात आप सभी जानते होंगे कि भारतीय रेल में एक साथ ट्रेवल कर रहे लोगों में यदि देश दुनिया की बात ना हो तो सफ़र पूरा नहीं होता। तो बस मेरा सफ़र भी अब कोई एक्सेप्शन नहीं रहा। उस समय तक 5 राज्यों में चुनाव हो चुके थे और उनके रिजल्ट भी आ चुके थे। बस मुख्यमंत्री कौन होंगे ये उस समय की बातचीत का आम टॉपिक था। तो हमारी बात भी वैसे ही शुरू हुई। लेकिन बात राजनीति से चलते चलते पता नहीं कैसे आंदोलनों की तरफ, मास मूवमेंट्स की तरफ चली गई। और यहाँ से बात पहुंची कम्युनिस्ट आतंकवाद, जिसे आप हम सब माओवाद के नाम से जानते हैं और जिसे 2009 में भारत सरकार ने देश की इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। लेकिन इस बारे में उन सज्जन के थॉट थोड़े डिफरेंट, थोड़े क्या बहुत ही डिफरेंट। उन्होंने मुझे नक्सलवाद की हिस्ट्री समझानी शुरू की। उन्होंने कहा कि 1970 के दशक में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में जमींदारों का अत्याचार हुआ। इसके खिलाफ कुछ किसानों ने आवाज उठाई थी और सरकार ने उस आवाज को बुरी तरह कुचल दिया। लेकिन इससे किसानों के दिल की आग बुझने की बजाय और धधकती रही और वही आग नक्सलवाद के फॉर्म में डेवलप हो गई। वे कहते जा रहे थे और मैं उन्हें बिना टोके सुनता जा रहा। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा ही अत्याचार सरकारी कर्मचारी और ठेकेदारों ने आदिवासियों के साथ किया, तो वे आदिवासी भी नक्सलवादी बने। और दूसरी तरफ हमारी सरकारें उनकी बात सुनने की बजाय उनके खिलाफ सेना भेज रही है। उन्होंने मुझसे पूछने के लहजे में कहा कि आप ही बताओ कि सेना दुश्मनों को मारने के लिए होती है या अपने हक की लड़ाई कर रही जनता को मारने के लिए? आखिर कौन सा देश अपने ही मासूम नागरिकों को मारने के लिए सेना भेजता है? मशीन गन से गोली की तरह वे एक के बाद एक प्रश्न दागते जा रहे। क्या देश में अपने हक के लिए आवाज उठाना देशद्रोह है? फिर कहने लगे कि ये सब पॉलिटिकल पार्टियों का किया धरा है, सब पार्टियां एक जैसी हैं, जनता ही बेवकूफ है। अब मैंने उन्हें टोकते हुए कहा कि आपने एक बात तो सच कह दी कि जनता ही नासमझ है। जनता इतनी भोली है कि आज के इंफॉर्मेशन पूल में उसे सच झूठ में अंतर करना नहीं आता है। मैंने उनसे भी कहा कि आप भी ऐसे ही सच झूठ में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। मेरा इतना कहना हुआ और उनका चौंक कर मेरी ओर देखना हुआ। ओवरऑल मैंने उनके ईगो को टच कर दिया। लेकिन इसकी परवाह न करते हुए मैंने उनसे ही प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि सर, यदि आपकी जानकारी सही है, आप जो कह रहे हैं वह सही है, तो मुझे बस इतनी सी बात बताइए कि ये भोले भाले लोग खुद को माओवादी क्यों कहते हैं? आप जिन्हें नक्सली कह रहे हैं, जिन्हें भोले भाले कह रहे हैं, वे खुद के संगठन को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? भला चीन के तानाशाह माओ से उन्हें क्या लेना देना? फिर कुछ बातें और है कि उनके पास मॉडर्न हथियार कहाँ से आए, इन अनपढ़ मासूम लोगों ने इंटेलिजेंस के मॉडर्न सिस्टम कैसे डेवलप कर लिए। और फिर आखिर में मैंने उनका ही प्रश्न उलट कर उन पर दाग दिया कि आप ही बताइए कि क्या कारण है कि आखिर भारत सरकार को इन सो कॉल्ड मासूमों को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानना और बताना पड़ रहा है। ऑब्वियसली उनके पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं थे। उत्तर क्या, उनके मन में कभी ऐसे सवाल ही पैदा नहीं हुए। होते भी कैसे? ब्रिटिशर्स के टाइम से ही हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा मोल्ड किया गया है कि हम केवल रट कर एग्जाम क्लियर कर लें। थिंकिंग, क्वेश्चनिंग जैसी आदतें हमने कब की छोड़ दी। पुस्तकों में, न्यूज़ में और अब तो सोशल मीडिया भी आ गया। तो इन सब में हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो कुछ भी बताया जाता है, हम उन्हें आंख बंद करके एज इट इज मान लेते हैं। खैर, उन सज्जन के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस
मुझे दिख रहे थे, उनसे ये बात समझ आ गई कि मेरे प्रश्नों ने उनके मन में डाउट्स क्रिएट कर दिए। और चूंकि यह बात मुझे समझ आ ही गई थी, तो मैंने उनसे कहना शुरू किया कि सर, ऐसा है कि ये नक्सलवाद, नक्सली, भटके हुए लोग ऐसा कुछ है ही नहीं। यह एक आतंकवाद है, विशुद्ध आतंकवाद, कम्युनिस्ट आतंकवाद। और जिन्हें आप हक की लड़ाई लड़ रहे भोले भाले मासूम बता रहे हैं ना, वे हैं चालाक आतंकवादी। ये सभी पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाने की सनक के साथ काम कर रहे हैं। यह एक ऐसी सनक है जो पूरी दुनिया में अब तक 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। और यह आंकड़ा पूरी दुनिया में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या से लगभग 10 गुना ज्यादा है। नक्सली, माओवादी जैसे झूठे नाम लेकर ये जो आतंक फैला रहे हैं, वे कम्युनिस्ट आतंकवादी भी जिहादियों के समान ही है। फर्क इतना है कि जिहादी आतंकवादी पूरी दुनिया को मुसलमान बनाने की सनक के साथ काम कर रहे हैं, तो ये कम्युनिस्ट आतंकवादियों पर पूरी दुनिया को कम्युनिस्ट बनाने की सनक सवार है। कई जगहों पर इन दोनों का नेक्सस भी काम कर रहा है। पर यदि मैं ये कहूँ कि ये कम्युनिस्ट आतंकवादी जिहादियों से भी कई गुना चालाक और खतरनाक है, तो इसमें जरा भी एक्सक्रेशन नहीं होगा, इस बात में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब ये सभी बातें सुनकर आपके मन में जो भाव उठ रहे हैं ना, जो बातें उठ रही है ना, बिल्कुल ऐसे ही भाव उन सज्जन के मन में भी उठते हुए मैंने महसूस किए। तो इसीलिए उन्हें किसी तरह का तर्क देने की बजाय मैंने पहले माओ और कम्युनिज्म जैसे शब्दों को एक्सप्लेन करना शुरू किया। लेकिन तब तक गाड़ी इटारसी जंक्शन के आउटर तक पहुंच गई। यहाँ से मुझे गाड़ी बदलनी थी, तो मुझे बात पूरी करने का मौका नहीं मिला। लेकिन आगे दूसरी ट्रेन से जब मैं घर के लिए निकला, तो रास्ते में मेरे मन में एक विचार फिर से उठा कि मुझे इन कम्युनिस्ट आतंकवादियों की हकीकत लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले भी कई बार दोस्तों से इस बारे में बात होते समय ऐसा थॉट आया था, लेकिन इस बार यह मेरे दिमाग में फर्मली बैठ गया। इसी का नतीजा पॉडकास्ट सीरीज है। खैर, देखिए, बातों ही बातों में समय हो गया, तो आज हम अपनी बात यहीं रोकते हैं और अगले शनिवार को हम बात करेंगे माओ, कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट आतंकवाद पर, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के इस सो कॉल्ड नक्सलिज्म से इनका क्या लेना देना है। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए, और प्लीज़ इस पॉडकास्ट सीरीज को इतना शेयर करें कि ये उन सज्जन तक ज़रूर पहुंच जाए। आखिरकार इस सीरीज के पीछे मोटिवेशन तो वही। हम अगले शनिवार को 9 बजे फिर से मिलेंगे। इसी के साथ नमस्कार, टेक केयर।